आप कितनी मदद हम लोग करते पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे कि खा लो। पैसा कमाना आज के टाइम पे किसको अच्छा नहीं लगता है, वो भी उसके लिए जब आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े, घर बैठे बैठे आपको इनकम हो जाए। और इस टर्मिनोलॉजी को जो नाम दिया गया है वो है पैसिव इनकम। ये ज़्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने ये पैसिव इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना बड़ा कर दिया है कि आज के टाइम पे हर कोई जो मेहनत कर रहा हो, चाहे अच्छी जॉब कर रहा हो या अच्छा बिजनेस कर रहा हो, वो भी ये सोच रहे हैं कि यार मैं पैसिव इनकम कैसे अर्न करूँ। और उस चीज़ के झांसे में बहुत ही ज़्यादा लोग फंस गए हैं। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको आप ही के आसपास अपने फ्रेंड्स में आप देखेंगे तो उनमें भी मिलेगा। बहुत लोगों ने इसमें घाटा खाया है, लॉस खाया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ। और इसमें भी जो अपन डिटेल में आज जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो है रियल एस्टेट का। और एक बहुत फेमस यूट्यूबर है अक्षत श्रीवास्तव, उन्होंने भी इस चीज़ पे बहुत जोर दिया है कि आप कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे रियल एस्टेट खरीद लीजिए और उस पर इनकम अर्न कीजिए। और उन्होंने भी अपना खुद का एग्जाम्पल दिया। Most of them will agree because the value proposition is fairly simple. Because यहाँ पे इतने सारे घर are absolute खाली, right? So they are not doing anything with it. If you go to an owner and tell them that you know what, you're not renting this villa anyways, give it to me. I will go and do short-term holiday rentals and we will. गोवा में उन्होंने रियल एस्टेट परचेज करके कैसे वो उस पर बहुत ज़्यादा रिटर्न अर्न कर रहे हैं। तो हाँ, सही बात है कि बड़े बिजनेसमैन भी हैं इंडिया में, कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है एक्चुअली। जो भी आज एक सक्सेसफुल स्टेज पे है वो बिना मेहनत करे और सिर्फ ये पैसिव इनकम में झांसे में आके ही सब पैसे वाले बने हुए हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, आपके इसको सच्चाई को जानना होगा। तो बहुत यूट्यूबर्स आपको बोल रहे हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आप एक प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। एग्जांपल लेता हूं मैं विला का, और एक जो फेमस यूट्यूबर हैं अक्षत श्रीवास्तव, उनका ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि उन्होंने खुद ने बोला है कि मैंने 2 करोड़ का एक विला जो है भी गोवा में परचेज कर लिया है। ठीक है, अब देखो पहली बात यह है, उनके और आपके एग्जाम्पल में सबसे पहला यहाँ एक डिफरेंस आ जाएगा कि वो कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं। तो उनको क्या है, 2-3 महीने उन्होंने रिसर्च की होगी, तो रिसर्च पे उन्होंने वीडियो बना दिया, विला लिया है उस पर वीडियो बना दिया है। तो वो ऑलरेडी खरीदने से पहले तक ही काफ़ी इनकम उस पर अर्न कर चुके हैं अपने कंटेंट पे। और फिर विला खरीदने के बाद उनका मेन पर्पस भी ये हो सकता है कि वो विला खरीद के उस पर कंटेंट बना के इनकम अर्न करना चाह रहे हो। ठीक है, अब आप लोग अगर मार्केट में उतरेंगे, और एग्जाम्पल सेम ले लेता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि मैं भी 2 करोड़ का विला या कोई भी प्रॉपर्टी लेता हूँ, ठीक है, पैसिव इनकम अर्न करने के लिए। तो देखो, 2 करोड़ रुपए कोई हंसी मजाक की बात तो है नहीं कि आप उठे कल गए और गोवा या किसी और प्लेस में आपने जाके 2 करोड़ रुपए का विला या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर ली। आपको उसके लिए मार्केट में उतरना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, आपको मिनिमम कम से कम 2 से 3 महीने एकदम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वहाँ घूमना पड़ेगा, सारी लोकेशन प्रॉपर्टी सब स्काउट करनी पड़ेगी उस प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले। तो ये जो 2-3 महीने हैं, कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है या फिर कोई अपना रेगुलर बिजनेस कर रहा है, तो वो इनके बहकावे में ये छोड़ के मत कर देना। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और ये बहुत लोग कर भी देते हैं। 2 से 3 महीने की ये बात है और थोड़ा और ज़्यादा टाइम भी लगा देते हैं, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वहीं जो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना पैसिव इनकम, ये तो वहीं ख़त्म हो गया साहब। ये कोई पैसिव इनकम होती नहीं है कि आप 2-3 महीने 3-4 महीने अपनी नौकरी वोकरी सब छोड़ के और कर रहे हो, वापस आओगे ना पता लगेगा वो नौकरी भी नहीं रही है और जो धंधा था वो डूबा सो अलग। ये पैसिव इनकम के ऐसे लेने के देने पड़ेंगे। और उसके बाद भी आपको लगता है कि यार मैं थोड़ी रिसर्च करूं, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि अगर आप ऐसा करना जाते भी हैं ना कहीं पे कि भाई प्रॉपर्टी देख रहा हूं मैं किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कि एयरबीएनबी बिजनेस करूंगा या फिर कोई और होटल से रिलेटेड इसको मैं रेंट पे दे दूंगा, तो है ना आप ऑफ सीजन में जाना जब आपको एक्चुअल रियलिटी पता लगेगी। क्योंकि देखो माइंडसेट कैसा बन जाता है हम लोगों का, हम खुद भी हो सकता है गोवा घूमने, आप में से भी काफ़ी लोग गए होंगे और आप ज़्यादातर सीज़न में गए होंगे, नवंबर दिसंबर जैन फेब तक भी ख़त्म होने लग जाता है सीज़न। और सीज़न में भी हो सकता है आप एकदम 25 दिसंबर से लेके न्यू ईयर वाला जो टाइम रहता है ना वो 2 वीक्स में गए होंगे और बहुत ही ज़्यादा रूम का रेंट आ रहा है, 10 से 15 हज़ार रुपये पर डे का आ रहा है। ठीक है, उस टाइम आपसे क्योंकि सीज़न के टाइम पे गए थे तो ऑफकोर्स सी बात है कि रेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो है उस टाइम में सप्लाई कम होती है, प्रॉपर्टीज़ की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसी टाइम में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, उस चीज़ को कंपैरिजन करना नहीं है, वो सबसे पहले तो दिमाग में से आप निकाल दो। आपको जाना है तो ऑफ सीजन में जाओ आप, तब आपको एक्चुअल रियलिटी पता लगेगी। जब आप देखोगे 40% से ज़्यादा तो ऑक्यूपेंसी है ही नहीं गोवा में। 40% भी मैं एक हायर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छा आपको पॉजिटिव रिजल्ट बता रहा हूँ, बाकी एक्चुअल में जाओगे तो बहुत कम ऑक्यूपेंसी रहती है। और जो सीज़न है ना गोवा में, मैं आपको बता दूं
4 महीने मैं पकड़ लेता हूँ, नवंबर टू फरवरी ले लेता हूँ, वो ऑन सीज़न है। उसके अलावा जो 8 महीने का पीरियड है वो ऑफ सीज़न है। उसमें भी ये जो ज़्यादा गर्मी वाला टाइम है ना, वो तो काफ़ी ऑफ सीज़न है। बाकी वाला टाइम फिर भी थोड़ा मीडियम सा है कि 50-60% ऑक्यूपेंसी पहुँच सकती है, वो भी इतनी पहुँचती नहीं है, कम ही रहती है। चाहे आप हिल स्टेशन में चल जाओ या किसी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में चल जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने का अपने जो है ना ऑन सीज़न रहता है, और बाकी 6-7-8 महीने तक ऑफ सीज़न ही रहता है। तो जो ज़्यादा लंबा पीरियड है वो ऑफ सीज़न का रहता है, ठीक है। थोड़ा सा वेरी कर सकता है, किसी जगह 6 महीने ऑफ 6 महीने ऑन हो, बट मोस्टली सिनेरियो ये रहेगा। अब मैं आपके साथ में आज का स्क्रीनशॉट है ना, मैं आपको शेयर करता हूँ, आप डेट भी देख लेना। अप्रैल की डेट पे मैंने आपको ये जो विलाज है इनकी रेट बताई है। लगभग जिस हिसाब का ये जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं ना, 2 करोड़ 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ का विला लिया है, उसकी रेंटल आपको आ रही होगी पर डे अराउंड 5-5.5 हज़ार रुपये का आज के टाइम पे आ रहा है अप्रैल में। क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, अप्रैल जो है ऑफ सीज़न है, और अप्रैल के बाद में मई जून वो तो और ज़्यादा ऑफ सीज़न रहेगा, मतलब और ज़्यादा गर्मी बढ़ने वाली है। अब क्या है कि ये मैं एग्जांपल आपको स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स ये भी ऐसा बताते हैं कि भाई पर डे का 10,000 का किराया है, आपको 30 दिन का किराया मिलेगा, इंटू 30 कर देंगे कि साहब ये तो 3 लाख हो गया। अब ये सोचिए पूरा 12 महीने में आप ये 3 लाख कमाएंगे तो 36 लाख हो गया एक साल में। तो भाई साहब ऐसे ये 36 लाख होता नहीं है, मैं आपको एक्चुअल फिगर्स बता देता हूँ। आपके सामने मैंने रियल टाइम ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ठीक है। 5,000 रुपये एक बार मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इसमें आपको लगता है यार 5 का नहीं 6 मिल सकता है 7 मिल सकता है, आप वो एडजस्ट करके खुद कैलकुलेशन कर लेना, इतने तो आप खुद ही समझदार हो, ठीक है। 5,000 का मैं ये पकड़ता हूँ। और ऑफ सीज़न में ये, और मैं बता दूँ आपकी जो ऑफ सीज़न मान लो चल रहा होगा या मीडियम सीज़न है, मैं 70% आपकी ऑक्यूपेंसी पकड़ लेता हूँ 5,000 रुपये के हिसाब से, और 30 दिन के हिसाब से उसका जो कैलकुलेशन करता हूँ ना, तो मंथली आपका 1,05,000 का रेंट आ जाएगा, ठीक है। उसमें 15% एयरबीएनबी की फ़ीस जो है कुछ 15,500 के आसपास आएगी, वो मैं काट देता हूँ, तो लमसम 90,000 का आपके जो है ना अमाउंट बच गया। अब आप सोचेंगे यार 90,000 भी मंथली बच रहा है तो अच्छा अमाउंट है। तो भाई साहब देखो, एक तो ये होटल है, 30 दिन के हिसाब से 70% मैंने जो ऑक्यूपेंसी उसमें निकाली है आपकी, तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ना, और वो भी गर्मियों के टाइम में, तो 30-35 हज़ार रुपये गोवा में आराम से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। और जैसा कि पता है भाई, घर में अपन जैसा यूज़ करते हैं वैसे होटल में लोग यूज़ नहीं करते हैं, किसी ने ऑन छोड़ रखा है तो ऑन ही छोड़ रखा है। तो अब आपके पास में गए 25 से 30 हज़ार, मान लो 30 अगर मैं एक बार पकड़ लेता हूँ, ठीक है, तो आपके पास में बचे 60,000। अब एयरबीएनबी में आपको किसी को अपना पार्टनर रखना पड़ेगा जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, उसकी क्लीनिंग करेगा, उसकी शीट्स वगैरह साफ़ सफाई सारी चीज़ों पे ध्यान देगा। वो आदमी या तो कमीशन पे आता है, कमीशन भी वो लोग 40% चार्ज करते हैं, या फिर वो मान लीजिए सैलरी में आपने 20 से 25 हज़ार में आपको वो मिल गया है, या फिर सैलरी में आपको 20 से 25 हज़ार में वो आपको मिल गया है। अगर 25 हज़ार भी मैं पकड़ता हूँ और 60,000 से लेस करता हूँ, हाथ में वो आपके बचता है 35,000 रुपये। और उस 35,000 में भी कोई और अदर एक्सपेंसेस भी आपका इन बिटवीन आ गया तो वो चीज़ अलग है। मान लीजिए कोई अप्लायंस ख़राब हो गया, ठीक है। और आखिरकार प्रॉपर्टी तो आपकी है ना, अगर वहाँ पे कोई गेस्ट है, उनके साथ में कोई इशू होता है, वो मेंटल हेडेक है ना, वो अलग है। आपको लगेगा पैसिव इनकम, बट ऐसा नहीं है भाई साहब। रात कोई फ़ोन आ जाएगा किसी दिन, और वो आप सोच रहे हैं कि मैं घर बैठे बैठे ही कमा लूँगा, और आपको भागना पड़ेगा वहाँ पे इतनी दूर, ठीक है। और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी रह नहीं जाती है जब आप दूसरी सिटी में रह रहे हो और आप सोचें मैं दूसरी सिटी में इजीली ये बिज़नेस रन कर लूँगा। ईजीली तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या पॉइंट है कि अगर आप वहीं के वहीं रहते हो, या फिर आप काम ये करते हैं कि भाई मैंने तो खूब प्रॉपर्टी ले रखी है और मैं काम ये करता हूँ, सारे दिन घूमता फिरता रहता हूँ, इन प्रॉपर्टीज़ को देखता हूँ, तब ये कर सकते हैं। तो उस केस में भी ये पैसिव इनकम आप कह नहीं सकते, पैसिव इनकम बचती नहीं है। फुल टाइम काम आप ये करें तभी जाके आप इसमें से कुछ जो है अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब अपने पास में हाथ में कितना बचा था? 35,000, ठीक है। अब उसको आप 8 महीने के हिसाब से देख लो, 8 महीने का आ जाएगा आपका 2,80,000। 4 महीने का सीज़न है, सीज़न में आप ये देख लो कि प्राइजेज़ आपकी जो है डबल रहेगी, तो डबल प्राइजेज़ के हिसाब से भी आपका 2,80,000 ही बनेगा 4 महीने का, और उधर 8 महीने का हाफ प्राइजेज़ में। तो ये टोटल अमाउंट जो आ जाता है 5,60,000। इसमें मैं आप सोच रहे हैं कि यार मैं ज़्यादा अर्न कर लूँगा, मैंने अगर थोड़ा सा अंडर वैल्यू कर दिया है तो भी आप 1,00,000 2 लाख और जोड़ लो, अमाउंट 6-7 लाख रुपए का अमाउंट आता है। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ये नहीं है। 7-8 लाख रुपए भी आ रहा है ना साल का, सब बच के, तो भी ये कोई बड़ा रिटर्न नहीं है। ऊपर से पैसिव तो ये कतई नहीं है, तो इसको पैसिव तो बोलना ही छोड़ दो, ठीक है। और इसी में 2 करोड़ रुपए की यार एफडी बना देते तो आप देख लो 6.5-7% तो नॉर्मल रिटर्न है, 14 लाख तो एफडी का भी रिटर्न है।
टैक्सेस उसमें से कट होंगे, तो टैक्सेस आपके ये जो इनकम है इसमें से भी कट होंगे। तो एक बार मैं जो टैक्सेस हैं उनको अलग रख रहा हूँ। उसके अलावा भी आप कंपैरिजन करेंगे तो एफडी से आधा जो इंटरेस्ट है ना वो भी आपको इस बिजनेस में नहीं आ रहा है, और दूसरा वो पैसिवनेस जो ये बताई जा रही है वो भी नहीं है। आप खुद बिजनेस करके देखना तो आपको पता चलेगा कितना ये पैसिव रहता है, कितना नहीं रहता है। अब आप लोग ये बोलोगे कि यार वो एफडी की जो है ना वो तो 2 CR की 2 CR ही रहेगी, बट ये जो मेरा जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। बट एकदम से जो सिनेरियो है ना ये आप समझने की कोशिश करो। अब ये मार्केट है कैसा, जो गोवा, मनाली, ये जो बड़ी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना, खास करके जो नेचर के पास में है, तो उनमें क्या है, लैंड खूब है, और आजकल जो बड़ी सिटीज़ के बिल्डर हैं वहाँ पे कूद पड़े हैं और खूब धड़ल्ले से वो वहाँ पे विलास बिल्डिंग्स बना रहे हैं और अपनी अच्छी खासी मार्केटिंग करके सेल कर रहे हैं। आने वाले 10 साल में ये होके रहेगा, आप देख लेना कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का बबल बन जाएगा। प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बन जाएगी कि वो बहुत ज़्यादा स्टॉक क्रिएट हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ का। और ये सेम चीज़ हुई थी, एक एग्जांपल है यूएस जो हाउसिंग क्राइसिस आया था ना 2008, उसमें भी यही हुआ था, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा बन गई थी उसमें, तो उनको अब कोई ख़रीदने वाला नहीं बचा। सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी बड़ी सिटीज़ के बिल्डर कूद रहे हैं ना मार्केट में और बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस पे बेच रहे हैं, जो ये 2 करोड़ के आपको विला जो बेच रहे हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ का, अगर आप लोकल लोगों से वहाँ पे पता करेंगे तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो 50% ज़्यादा बता के वो बेच रहे हैं। क्योंकि बाहर उनको पता है, बाहर की सिटीज़, बड़ी सिटीज़ के लोगों को मार्केटिंग करते हैं, ये लोग मार्केटिंग भी लोकल मार्केट में करते ही नहीं है। इन बिल्डर्स को, ये बिल्डर्स भी बाहर के हैं, बड़े सिटीज़ के बिल्डर हैं, और इनके जो बायर्स हैं वो भी बड़े सिटीज़ के लोग ही हैं। इनको लोकल लोगों को तो बेचना ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है, उनको एक्चुअल वैल्यू पता है और वो खरीदेंगे भी नहीं। तो ये ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं। तो अपन खरीदेंगे ना, वो भी मैं ये मान रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आप ओवर प्राइस एसेट खरीद लेंगे, और फिर उस ओवर प्राइस एसेट में जब आपका वो एयरबीएनबी में यूज़ होगा ना, तो जो गेस्ट है वो बहुत अच्छा यूज़ करते नहीं है, आप सबको भी पता है, कोई घर जैसा यूज़ होता नहीं है, ठीक है। और उसकी आपकी कंडीशन ऐसी वो करके छोड़ेंगे कि 5-7 साल में आपको वापस से 5 से 10 लाख रुपए उसको लगाने पड़ेंगे, फर्दर रेंट पे चढ़ाना है उसके लिए। तो साल 2 साल की इनकम तो वही खा जाएगा। हर 5-6 साल में अगर आपकी फिर साल 2 साल की इनकम वहाँ पे उसमें चली जा रही है, तो यार क्या सेंस रह गया इसमें, कोई ऐसा सेंस बचता नहीं है। well-gated society to begin with, right? And check if they allow Airbnb rentals to happen in that society. If that is the case, then you need to go and contact the owner. Tell them that, you know what, that I can manage this villa on your behalf for short-term rentals. Most of them will agree because the value proposition is fairly simple. Because यहाँ पे इतने सारे घर are absolute खाली, right? So they are not doing anything with it. If you go to an owner and tell them that, you know what, you're not renting this villa anyways, give it to me. I will go and do short-term holiday rentals, and we will start